Assalamualaikum, good afternoon and welcome back to the channel. My dear students, today's discussion topic is financial statement analysis, in which we will discuss horizontal and vertical analysis. As you know about that कि रेशियो एनालिसिस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और लेकिन हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस को नहीं किया था डिस्कस, तो आज हम वो भी करने वाले हैं। तो बेसिकली मेन टॉपिक हमारा चल रहा है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, जिसमें बॉन्ड वैल्यूएशन, स्टॉक वैल्यूएशन, रेशियो एनालिसिस वो सब कर चुके हैं। आज लास्ट टॉपिक इसका ये है जो कि है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे वर्टिकल एनालिसिस के। दो टाइप्स भी आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को हम किस तरह से कर सकते हैं। रेशियो एनालिसिस के बाद हम वर्टिकल एनालिसिस और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा कि हम एक रिव्यू करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उसको रिव्यू किया जाता है। किस तरह से रिव्यू किया जाता है? बाय ईयर टू ईयर रिव्यू किया जाता है। इसको हम कंपैरिजन मेथड भी कहते हैं। पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लें, इसको कंपैरेटिव मेथड भी कहा जाता है या कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। इसको इंडेक्स एनालिसिस भी हम कह सकते हैं। इसको हम ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होंगे? ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक ट्रेंड को शो करेंगे, ये ईयर टू ईयर ट्रेंड शो करेंगे। कंपनी टू कंपनी हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं एक इंडस्ट्री को दूसरी के साथ, एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ, एक कंपनी के एक साल को बाकी आने वाले सालों की प्रोग्रेस के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके डिफरेंट नेम है, एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, ट्रेंड एनालिसिस है। इसको हम जो है वो इंडेक्स एनालिसिस भी बोलते हैं, क्योंकि हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, हम डिफरेंट ईयर्स को कंपेयर कर रहे होते हैं, इंडस्ट्रीज को कंपेयर कर रहे होते हैं, इसलिए हम इसको इंडेक्स एनालिसिस भी कहते हैं। और फिर हम इसको कंपैरेटिव एनालिसिस भी कहते हैं, क्योंकि एक कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर किया जाता है। अंडरस्टूड? तो रिव्यू ऑफ कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मल्टीपल पीरियड्स को रिव्यू किया जाता है। एक पीरियड्स को बेस बना के आप उसके बाकी सालों को जो है वो कंपेयर कर, इसलिए हम इसको कहते हैं कि मल्टीपल पीरियड्स को रिव्यू किया जाता है। फिर डिपिक्टेड एज परसेंटेज ग्रोथ। दूसरा हॉरिजॉन्टल मेथड हमें क्या बताता है कि हमें ग्रोथ को बताता है, क्योंकि जब हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि एक साल कंपनी की प्रोग्रेस ये थी, उससे अगले साल ये रही, उससे अगले साल ये रही, उससे अगले साल ये रही, ठीक है। वो लो हुई है, बढ़ी है, ग्रोथ हुई है, ये उसमें डिक्रीज आया, इसको चेक किया जाता है। देन अलाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स टू इजीली स्पॉट ट्रेंड एंड ग्रोथ। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज करना चाहते हैं या उसके यूजर्स हैं, उसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ये अलाउ करेंगे कि आप उसके थ्रू आप उसकी ग्रोथ भी चेक कर सकते हैं और आप उसका ट्रेंड भी चेक कर सकते हैं कि ये डिक्रीजिंग ट्रेंड में है या जो है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है इसका, या अपवर्ड ट्रेंड है उसका, ठीक है। फिर हम क्या चेक करेंगे? शोज इंक्रीज और डिक्रीज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन बोथ एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज। सबसे जो बेसिक चीज है, हम इसको परसेंटेज में शो करते हैं। फॉर एग्जांपल 80%, 20%, 60%, मतलब हम इसको परसेंटेज में शो करवाते हैं। और दूसरी बात ये कि हम इसको रेशो के अंदर भी शो करवाते हैं। या रेशो में आप आंसर निकाल सकते हैं या आप परसेंटेज में निकाल सकते हैं। तो एब्सोल्यूट में भी निकाल सकते हैं और परसेंटेज में, अंदर दोनों के अंदर ही आप इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको एनालिसिस इसको कर सकते हैं। एक ये भी इसमें। फिर उसके बाद है डायनामिक एनालिसिस। डायनामिक एनालिसिस कहते हैं कि चेंज होने वाले एनालिसिस, ये स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक कहते हैं जो एक ही चीज को कंपेयर करता है। डायनामिक का मतलब है जिसमें चेंज हो, मतलब एक साल को आप डिफरेंट मल्टीपल ईयर के साथ कंपेयर करते हैं, एक इंडस्ट्री को, एक कंपनी को आप डिफरेंट के साथ कंपेयर करते हैं, उसको हम डायनामिक कहते हैं कि चेंज है उसके अंदर। जो स्टैटिक होता है वो एक पे स्टक रहता है, एक ही साल को आप कंपेयर करते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये स्टैटिक है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। उसके बाद कंपैरेटिव एनालिसिस भी कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की थोड़ी सी बेस है, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता क्या है, ठीक है। अब हम साथ ही बात कर लेते हैं वर्टिकल एनालिसिस की। वर्टिकल एनालिसिस इट्स आल्सो कॉल्ड कॉमन साइज स्टेटमेंट या कॉमन साइज एनालिसिस। इसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं, इसको कॉमन साइज एनालिसिस भी कहते हैं, और या आप इसको वर्टिकल एनालिसिस कह लें। इट डिपेंड्स अपॉन यू, इट डिपेंड्स अपॉन द एग्जाम में, पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। फिर है स्टैटिक एनालिसिस। इसको हम स्टैटिक एनालिसिस कहते हैं, क्योंकि ये एक ही साल को कंपेयर करता है। जो एक साल आपको है उसी के डेटा को आपने जो कंपेयर करते हैं, उसकी परसेंटेजेस फाइंड आउट करते हैं, उसको हम कहते हैं वर्टिकल एनालिसिस। मैं इसके क्वेश्चन भी आपको करवाता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सिंगल ईयर आर रिव्यूड एंड एनालाइज्ड विद प्रॉपर टेक्निक्स। मैंने आपको वही जो बात की है कि प्रॉपर टेक्निक्स के साथ आप इसकी
सिंगल ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस को जो मेजर करते हैं उसको हम वर्टिकल एनालिसिस कहते हैं। वो प्रॉपर टेक्निक्स कौन सी हैं? दैट इज रेशियो एनालिसिस, आप रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं, आप परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं, इट डिपेंड्स। ठीक है, तो चलें जी, ये वर्टिकल एनालिसिस की होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कॉमन साइज एनालिसिस हो तो मींस वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हो तो इसका मतलब ट्रेंड एनालिसिस है, ठीक है, या फिर कंपैरेटिव एनालिसिस या फिर इंडेक्स एनालिसिस है। ये उसकी बेस है। अब हम बात करेंगे एक्चुअली अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करेंगे और उसकी परसेंटेजेस को फाइंड किस तरह से करेंगे। हमारे पास दो यहाँ पे चीजें हैं, एक है हमारे पास इनकम स्टेटमेंट और एक होती है बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट को अगर हमने उसका फाइंड आउट करना हो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के साथ और वर्टिकल एनालिसिस के साथ, तो इन दोनों को पहले अभी हम इनकम स्टेटमेंट में देखेंगे, फिर उसके बाद बैलेंस शीट में देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन नोट किया है, ये एबीसी कंपनी है, इनकम स्टेटमेंट है उसकी जिसमें नेट सेल्स, सीजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट आपको गिवन है और ये फॉर्मूला भी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का मैंने लिखा है। अब हमने क्वेश्चन करना है इनकम स्टेटमेंट का हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के साथ भी और वर्टिकल एनालिसिस के साथ भी। बैलेंस शीट इज डिफरेंट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ठीक है, तो उसको हम बाद में देखते हैं। ये नेट सेल्स, सीजीएस और ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है, इसमें आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दिए गए हो, नेट इनकम दी गई हो, तो आप वो भी उसको भी लेंथी कर सकते हैं। मैंने इसकी शॉर्ट किया है, हम इसको समझते हैं। क्वेश्चन में आपको एक बेस ईयर दिया जाता है कि इस बेस ईयर से आपने बाकी ईयर्स को कंपेयर करना है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, चूंकि ईयर टू ईयर या मल्टीपल ईयर्स हम उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, तो वर्टिकल एनालिसिस में हम सिंगल डाटा को कंपेयर कर रहे हैं। तो अब हॉरिजॉन्टल की बात हुई तो इसका मतलब ईयर टू ईयर हम इसको कंपेयर करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्वेश्चन में या तो बेस ईयर दिया गया, अगर नहीं दिया गया तो जो सबसे ओल्डेस्ट ईयर है वो हमारे पास बेस ईयर है। तो मेरे पास 2007 का डाटा है ओल्डेस्ट, तो ये मेरे पास बेस ईयर है, चूंकि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। अब मैंने इस बेस ईयर को बाकी ईयर से कंपेयर करना है, तो उसकी परसेंटेज में आंसर बेसिकली निकालना है। उससे क्या होगा कि मुझे इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा अपनी इनकम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना। मैं एक नजर देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये, इसलिए उसको हम एनालिसिस को कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। एब्सोल्यूट नंबर में तो हम कर ही रहे हैं, तो ये फॉर्मूला होता है करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए मैं अब आप उसको समझाता हूँ। ये है हमारे पास बेस ईयर 2007 और ये है हमारे पास करंट ईयर सारे, ठीक है। अब इसको मैं 2008 से कंपेयर करूं तो ये मेरे पास करंट ईयर है 2008 और डिवाइडेड बाय 2007 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह से 2009 डिवाइड बाय 2007 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। 2007 चूंकि अगर मैं इसी का भी परसेंटेज में निकालना चाहूँ तो ऑब्वियस बात है कि वो 100% ही आएगा। 80,000 डिवाइड बाय 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100, चूंकि बेस ईयर भी यही है, करंट ईयर भी यही है, तो इसका मतलब 100% ही रहेगा ये, इसमें कोई चेंज नहीं। इसलिए मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ 2008 पे। तो यहाँ पे मैं डाटा लिख रहा हूँ 2008 को अगर मैं करूँ तो मेरे पास करंट ईयर 2008 का क्या है, 1 लाख है। 1 लाख डिवाइडेड बाय बेस ईयर 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट। इसको अगर हम डिवाइड करके तो करें तो ये 125% आ जाएगा। अब 125% आपके पास ये आंसर आ जाएगा इसका। इसका मतलब ये है कि ये ओवरऑल बेस निकली है, मतलब 100 से आगे वाली भी जो है उसमें इंक्लूड करके परसेंटेज निकली है। अगर आपको कहा जाए क्वेश्चन में कि इसका चेंज फाइंड आउट करें, कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं चेंज के साथ, तो चेंज के साथ मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो आपका करंट ईयर होता है उसमें से आपने बेस ईयर को माइनस कर देना है, जितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। कितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे है करंट ईयर, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, करंट ईयर माइनस बेस ईयर। करंट ईयर है हमारे पास 2008 जो कि अमाउंट है 1 लाख, बेस ईयर आपके पास ये है 2007 80,000 है। कितना चेंज आ रहा है, 20,000 का। ऐसे ही है जो चेंज आएगा आपका, ये आप वैसे भी कर सकते हैं, मैंने आपको लिख के बता दिया कि ये 20,000 का चेंज आ रहा है बेसिकली। इस चेंज को अगर आप बेस ईयर पे कंपेयर कर दें नेट सेल से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 80,000 डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 25%। इसका मतलब ये है कि नेट सेल्स की जो परसेंटेज अगले साल चेंज हो रही है 2008 में 25% चेंज हो रहा है नेट सेल, इतना वो इंक्रीज आ रहा है उसके अंदर। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, अब इसका मतलब ये कि आपने इसी तरह से सारे आइटम्स को 1 बाय 1 आपने कंपेयर करना है, नेट सेल्स को सारे को, सीजीएस को इसी तरह से, फिर ग्रॉस प्रॉफिट को इस तरह से। मैं सिर्फ आपको नेट सेल्स करके बता रहा हूं और आपको बाकी खुद करने हैं। ठीक है, तो अभी एक का हमने कंपेयर कर लिया। अगर हम अब बात करें 2009 की, तो 2009 हमारे लिए करंट ईयर है, 1,50,000 अमाउंट है और हमारे पास है 80,000 बेस ईयर। अगर मैं इसको चेंज के साथ करूं तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 70,000।
ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 2009, तो ये हमारे पास आएगा 70,000 डिवाइडेड बाय 80,000, ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 75% आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब ये, इसको मल्टीप्लाई भी करना है आपने 100 के साथ। अगर आप इसको यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 75%, ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 2010 का आप कंपेयर करेंगे, 2010 को कंपेयर करें तो 60,000 आपके पास डाटा है और बेस ये है आपके पास 80,000 की, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से भी कर सकते हैं और चेंज के साथ भी, ये मैंने चेंज के साथ किया, आप इसको चेंज के साथ करेंगे तो यहाँ पे 60 की बजाय क्या हो जाएगा 20,000 हो जाएगा और बेस ईयर से आपने इसको कंपेयर कर देना है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जो कि है 20,000 डिवाइडेड बाय 80,000, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 के साथ तो ये आ जाएगा 25% चेंज आ गया, ठीक है। मतलब 25% वो डिक्रीज हुई है, क्योंकि अगर चेंज के साथ बात करते तो इसका मतलब ये माइनस के अंदर आता, तो अगर माइनस के अंदर आता तो इसका मतलब ये है कि ये चेंज आया है जो कि डिक्लाइन हुई है नेट सेल्स हमारी 2010 के अंदर। इसी तरह से आपने, अच्छा अगर इसको मैं लिखने की बात करूं कि इसको हमने लिखना किस तरह से है, तो फिर हम क्या करेंगे इसमें, अगर हम बात करें कि ये अगर इसी तरह से आपने यहाँ पे एक कॉलम बना लेने, ठीक है, ये आपके पास टेबल है, ये 2007 डेटा है, 2008 है, 2009 है, ठीक है, इस तरह से आपने देन 2010। अब यहाँ पे आपके पास नेट सेल्स थी, जितने परसेंट चेंज आया है नेट सेल का, पहले में 25% आया, ठीक है। 2008 के अंदर कितना आया, 2008 के अंदर 75% चेंज आया, फिर 2010 में 25, मतलब इस तरह से आपने उसको लिखना है, ये परसेंटेजेस के अंदर आपने ये उसको लिख देना है, ये लिखने का। फिर इस तरह से सीजीएस की बारी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, इसी तरह से आप ये फाइंड आउट करेंगे। अब ये 1 बाय 1, अब ये आपके पास बेस होगी सीजीएस की, इस साल की 60,000 बेस है, ठीक है, तो 70,000 डिवाइड बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, नहीं तो 10,000 चेंज आ रहा है, 10,000 डिवाइड बाय 60,000 कर लें, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, इस तरह से आपने इसकी रेशो फाइंड। फिर ये 90,000 60,000 डिफरेंस कितना है 30,000 का, 30,000 डिवाइड बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, ठीक है। इस तरह से आपने इनकी रेशो फाइंड आउट करके सीजीएस ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेजेस आपने यहाँ पे लिख देनी है, तो इनकम स्टेटमेंट की आपकी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। होप्स हो कि आपको ये समझ आ गई होगी कि किस तरह से करना है, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। अभी हम करते हैं वर्टिकल एनालिसिस को, इस यहाँ पे हम करेंगे वर्टिकल एनालिसिस। तो कीप इन माइंड दैट कि वर्टिकल एनालिसिस का फॉर्मूला, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि वर्टिकल एनालिसिस कहते हैं किसको। वर्टिकल एनालिसिस जब भी किया जाता है, हॉरिजॉन्टल ये चीज और हॉरिजॉन्टल ये होता है और वर्टिकल होता है ये चीज, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल एनालिसिस में सिंगल ईयर को कंपेयर किया जाता है और इसको क्या कहते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट भी कहते हैं, कॉमन, ठीक है। तो ये 2007 को इस तरह से कंपेयर करेंगे, फिर 2008 को, फिर 2009 और फिर 10 को, ठीक है, मल्टीपल ईयर्स को नहीं, सिंगल ईयर्स को। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 2008 को कंपेयर कर लेता हूँ, चलें, बाकी आप कीजिएगा। ये हमारे पास नेट सेल्स है, सीजीएस है, ग्रॉस प्रॉफिट है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसका ये होता है कि आपके पास जो भी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, जैसे कि ये नेट सेल्स है, ठीक है, आपको पता है कि नेट सेल्स कॉमन वैल्यू है, सेल्स के साथ ही बाकी सारी आइटम्स आएंगी, तो हमारा यहाँ पे जो चीज है बेस है वो क्या होगी, ये होगी नेट सेल्स, ठीक है। और जो फाइंड आउट करना है, जैसे सीजीएस फाइंड आउट करना है, सीजीएस अगर बात करूं मैं, सीजीएस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अगर ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, इस तरह से। और अगर नेट सेल्स को ही बेस कंपेयर करें तो आपको पता है नेट सेल्स तो है ही 100%, नेट सेल्स डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो वही आंसर आएगा, तो ये तो होती 100% है। तो जितने भी अभी मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ, जैसे कि ये है सीजीएस, हमारे पास 60,000 दिया गया 2007 का, डिवाइड करेंगे बेस ईयर से, बेस से जो आपके पास वैल्यू है, कॉमन वैल्यू 80,000, ठीक है, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप इसको करके देखें, अगर आपके पास क्या आएगा, 60,000 डिवाइडेड बाय 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 75%।
इसका मतलब क्या है कि जो CGS है ये नेट सेल्स का 75% है, 75% है, ठीक है। फिर इसी तरह से आपके पास है ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट करें तो वो कितना है 20,000 डिवाइडेड बाय 80,000, ये बेस नेट सेल्स। हर आइटम को आपने नेट सेल से ही डिवाइड करना है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। करके देख लेते हैं फिर भी श्योरिटी के लिए। 20,000 डिवाइडेड बाय 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 25% ही आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब आपको पता चला कि जो नेट सेल्स है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ये नेट सेल्स का 25% है। एक्चुअली ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है। फिर इसी तरह 2008 पे आ जाएंगे। अब ये इसका बेस ये होगी कॉमन साइज की जो नेट सेल्स है, ठीक है। 70,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, फिर 30,000, इस तरह से। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आपको पता है कि 100% है नेट सेल्स, CGS आपका कितना है 60,000 है ना, तो आपने ये फाइंड आउट कर लिया जैसे कि ये 75% आया, ठीक है। तो अब 75% को अगर 100 में से माइनस कर दोगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट जेन्युइन सी बात है वो आ जाएगा। आप इस तरह से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वर्टिकल एनालिसिस को सिंगल ईयर को कंपेयर करते हैं और नेट सेल्स उसकी बेस होगी, और जितनी भी आइटम्स आएंगी 1 बाय 1 हर आइटम को आपने इसी तरह से करना है। नेट सेल्स की जो डिनोमिनेटर होगा, ठीक है, और जो नोमिनेटर होगा आपका ये जैसे 60 CGS है, ग्रॉस प्रॉफिट है, जो आइटम फाइंड आउट करनी है वो ऊपर, और उसको डिवाइड करेंगे नेट सेल्स से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। हर ईयर का इसी तरह से आपने परसेंटेजेस फाइंड आउट करनी है और टेबल बना के आपने उसमें लिखते जाना है, ठीक है। और ये आपके पास वर्टिकल एनालिसिस है। हॉरिजॉन्टल मैंने आपको बता दिया कि वो किस तरह से करने हैं, एक साल को दूसरे सालों से कंपेयर करना है, हर वैल्यू को कंपेयर करना है। तो अब हम बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की, ये तो कंप्लीट हो गया।